प्रिय विद्यार्थियों, आपको याद होगा इस पुस्तक के पहले भाग में आपने भौतिक भूगोल की शाखाओं के बारे में पढ़ा था। भौतिक भूगोल की 4 मुख्य शाखाएं होती हैं: स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल। अभी तक आपने स्थल मंडल और वायुमंडल की विशेषताओं और प्रक्रियाओं का गहराई से अध्ययन किया। आज हम भौतिक भूगोल की तीसरी शाखा जलमंडल के कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर बात करेंगे। तो बच्चों, आज का हमारा अध्याय है महासागरीय जल संचलन, जो कक्षा 11 की पुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत का 14वां अध्याय है। तो आइए अब इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। यह तो आपने बार बार सुना है कि जलमंडल ही पृथ्वी पर जीवन का आधार है। बच्चों, महासागरों का जल स्थिर नहीं होता, इसमें हमेशा गति होती रहती है, जिसके पीछे 2 कारक काम करते हैं। इनमें से पहला है भौतिक विशेषताएं। महासागरों के तापमान और इसके खारेपन में अंतर के कारण पानी का घनत्व प्रभावित होता है, जिससे महासागरों के जल में गति शुरू हो जाती है। दूसरा कारक है सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल और वायु का घर्षण बल। इन दोनों के प्रभाव यानी कि भौतिक विशेषताएं और बाहर की ओर से लगने वाले बलों से महासागरीय जल हमेशा गतिमान बना रहता है। इसमें 2 प्रकार की गतियां होती हैं: क्षैतिज गति और ऊर्ध्वाधर गति। महासागरीय धाराएं और लहरें क्षैतिज गति से संबंधित हैं, जबकि ऊर्ध्वाधर गति में मुख्य रूप से ज्वार भाटा को शामिल किया जाता है। महासागरीय धाराएं एक निश्चित दिशा में बहुत बड़ी मात्रा में जल का लगातार बहाव है। धाराओं और तरंगों में यह अंतर होता है कि धाराओं में जल का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है, जबकि तरंगों में दोलन गति होती है। इसमें जल का स्थानांतरण तो नहीं होता है, लेकिन जल कणों की वृत्ताकार गति के कारण तरंगों के आगे बढ़ने का क्रम जारी रहता है। तो बच्चों, आज हम अध्याय के इस भाग में 2 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे: तरंगे और ज्वार भाटा। सबसे पहले हम तरंगों की बात करते हैं। तरंगे गति कैसे करती हैं, ये समझने से पहले हमें तरंगों से संबंधित कुछ शब्दावली को जानना जरूरी है। सबसे पहले तरंग, शिखर और गर्त। आइए इस चित्र से समझते हैं। एक तरंग का उच्चतम बिंदु शिखर कहलाता है, जबकि न्यूनतम बिंदु गर्त कहा जाता है। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, इसका सबसे ऊपरी भाग शिखर है, जिसे अंग्रेजी में क्रेस्ट कहा जाता है, जबकि लहर का निचला भाग गर्त या ट्रफ है। तरंग के शिखर और गर्त के बीच लंबवत या ऊर्ध्वाधर दूरी को तरंग की ऊंचाई कहा जाता है। जबकि तरंग का आयाम क्या होता है? ये तरंग की कुल ऊंचाई का आधा होता है। मान लिया यदि किसी तरंग की कुल ऊंचाई 2 मीटर है, तो इसका आयाम इसका आधा यानी कि 1 मीटर होगा। अब है तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ शिखर से शिखर या गर्त से गर्त के बीच की क्षैतिज दूरी है। तरंग काल क्या होता है? यह एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाले 2 लगातार शिखरों या 2 लगातार गर्तों के बीच का समय है। इसे इस चित्र से भी समझा जा सकता है। जैसे किसी एक बिंदु से लहर का एक शिखर गुजरा और फिर उसके बाद दूसरा शिखर गुजरा, तो इन दोनों क्रेस्ट या शिखरों के बीच गुजरने में जितना समय लगा उसे तरंग काल कहते हैं, वेव पीरियड कहते हैं। इसी प्रकार एक निश्चित बिंदु से 1 सेकंड में कितनी तरंगें गुजरती हैं, इसे तरंग की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। और आखिर में है तरंग गति। जल के माध्यम से तरंग के गति करने की दर को तरंग गति कहा जाता है। इसे नॉट में नापा जाता है। तो ये थी तरंगों से संबंधित कुछ विशेषताएं। अब हम बात करते हैं कि तरंगें गति किस प्रकार करती हैं। बच्चों, तरंगें वास्तव में ऊर्जा होती हैं और ये अपनी ऊर्जा हवा से प्राप्त करती हैं। महासागरों के ऊपर चलने वाली हवा घर्षण या फ्रिक्शन पैदा करती है। इसी से तरंगों का जन्म होता है। ज्यादातर तरंगों का जन्म तब होता है जब हवा पानी के बहाव के विपरीत चल रही होती है। तरंगों में जल कण वृत्ताकार रूप में यानी कि सर्कुलर मोशन में गति करते हैं, और एक बार जब तरंग उत्पन्न हो जाती है तो वो जैसे ही आगे की ओर बढ़ती है, बड़ी होती जाती है। और ऐसा लगातार वायु से ऊर्जा प्राप्त करने के कारण होता है। जैसे जैसे वायु की गति बढ़ती है, इसका आकार भी बढ़ता जाता है। ध्यान रखिए, तरंगों के आकार और इनकी ऊंचाई को प्रभावित करने में एक और बल का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है, और यह है
गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल तरंगों में शिखर के पानी को नीचे की ओर खींचता है और फिर गिरता हुआ जल पहले वाले गर्त को ऊपर की ओर ढकेल देता है और इस प्रकार तरंगों में जल कण वृत्ताकार रूप में गति करते हैं और तरंगों का आकार बढ़ता जाता है। बड़ी तरंगें खुले महासागरों में पाई जाती हैं और वायु के साथ इनके आगे बढ़ने का क्रम तब तक चलता रहता है जब तक तट के पास पहुंचकर लहरें टूट नहीं जाती और उनकी ऊर्जा निर्मुक्त नहीं हो जाती। जैसे ही एक तरंग महासागरों के तट की ओर आती है, तरंग की ऊंचाई बढ़ जाती है। महासागरीय तट पर जल की गहराई कम होती है और जब जल की गहराई आने वाली तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ के आधे से भी कम रह जाती है तो तरंग टूट कर समाप्त हो जाती है। इसे ही तरंग का टूटना कहते हैं और तरंग टूटने के साथ ही इसकी ऊर्जा भी निर्मुक्त हो जाती है, रिलीज हो जाती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। यदि किसी तरंग का तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ जो तरंग के एक शिखर से दूसरे शिखर तक की दूरी है, मान लिया 2 मीटर है और तटीय क्षेत्रों में जल की गहराई 1 मीटर से भी कम है, तो ऐसी स्थिति में तरंग के निचले भाग में जल कणों की वृत्ताकार गति नहीं हो पाती है। तरंगों के निचले भाग धरातल से टकराने लगते हैं और तरंग टूट जाती है और इनके टूटने से सफेद झाग जैसे बुलबुले बन जाते हैं। तरंगों के तट के पास पहुंचने, लहरों के टूटने और सफेद बुलबुलों में सर्फ की भांति घुलने से पहले ये हजारों किलोमीटर की यात्रा कर चुकी होती हैं। अब किसी तरंग के आकार और उसकी आकृति से इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि उसकी उत्पत्ति कहां और कितनी दूर हुई होगी। जो तरंग अधिक ढाल वाली होती है, यानी कि स्टीप होती है, वो अपने आसपास के स्थानों में स्थानीय वायु के कारण बनी होती है। इन्हें हम युवा तरंगे भी कहते हैं। जबकि जिन तरंगों का ढाल कम होता है और उनकी गति भी धीमी होती है, ऐसी तरंगे सुदूर महासागर में बनती हैं। ऐसा भी संभव है कि ये तरंगे किसी दूसरे महासागर या दूसरे गोलार्ध में बनी हो। तो बच्चों, हमने ये जाना कि तरंग कैसे बनती है और किस प्रकार आगे बढ़ती है। आगे हम महासागरों में होने वाली एक और गति का अध्ययन करेंगे जिसका संबंध महासागरों के लंबवत या ऊर्ध्वाधर संचलन से है, और यह है ज्वार भाटा। चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण दिन में 1 बार या 2 बार समुद्र का तल नियमित रूप से उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। निम्न ज्वार और उच्च ज्वार के बीच के समय जब समुद्र तल ऊपर चढ़ता है तो उसे बहाव, बाढ़ या फ्लो कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच जब पानी का स्तर नीचे गिरता है तो उसे हम भाटा या एब कहते हैं। बच्चों, ज्वार भाटा की उत्पत्ति चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है। इसकी उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार एक दूसरा कारक भी है, अपकेंद्रीय बल, जो सूर्य तथा चंद्रमा से लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को संतुलित करता है। गुरुत्वाकर्षण बल और अपकेंद्रीय बल दोनों मिलकर पृथ्वी पर ज्वार भाटा की उत्पत्ति करते हैं। आइए इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। पृथ्वी का जो भाग चंद्रमा के सामने होता है वहां गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक लगता है। यहां पर चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, जबकि इसके ठीक पीछे स्थित भाग पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम होता है। इस कारण चंद्रमा के सामने स्थित पृथ्वी का जल ऊपर की ओर खींच जाता है, जिससे उच्च ज्वार का अनुभव किया जाता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल इसके ठीक पीछे स्थित स्थान पर सबसे कम होता है, क्योंकि ये भाग चंद्रमा से अधिकतम दूरी पर है। यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत लगने वाला बल अपकेंद्रीय बल प्रभावी होता है, जो चंद्रमा से दूर दूसरा उभार पैदा करता है। इसलिए इस स्थान पर भी उच्च ज्वार का अनुभव किया जाता है। इन दोनों स्थानों के समकोण पर समुद्र तल सबसे नीचा होता है। यहां का पानी दोनों उभारों की ओर खिंच जाता है, इसलिए यहां निम्न ज्वार का अनुभव किया जाता है। निम्न ज्वार और उच्च ज्वार की स्थिति को इस चित्र से भी समझा जा सकता है। इस प्रकार प्रत्येक स्थान पर 24 घंटे में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है। प्रत्येक स्थान पर सामान्य तौर पर दिन में 2 बार ज्वार आता है, क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है। इसलिए प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे के बाद ज्वार आना चाहिए, यानी कि हर एक दिन ज्वार एक ही समय पर आना चाहिए। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। एक ज्वार के बाद दूसरा ज्वार
लगभग 26 मिनट की देरी से आता है। इसका मुख्य कारण है कि चंद्रमा अपनी धुरी पर चक्कर लगाता है, साथ ही वो पृथ्वी की भी परिक्रमा करता है। इसलिए जब ज्वार केंद्र अपना एक चक्कर पूरा करके दोबारा उस स्थान पर पहुंचता है, तब तक चंद्रमा आगे की ओर निकल चुका होता है। ज्वार भाटा की ऊंचाई और इसकी तीव्रता में समय और स्थान के अनुसार बहुत ज्यादा जटिलता पाई जाती है। जहां महासागरीय मग्न तटों की चौड़ाई ज्यादा है, वहां ज्वारीय उभार अधिक ऊंचाई वाले होते हैं। तटों के पास स्थित ज्वार नदमुख और सकरी खाड़ियां भी ज्वार भाटाओं की तीव्रता और ऊंचाई को प्रभावित करती हैं। सकरी खाड़ियों में ज्वार की ऊंचाई बढ़ जाती है। कनाडा में स्थित फंडी की खाड़ी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। यहाँ ज्वारीय उभारों की ऊंचाई 15 से 16 मीटर के बीच में होती है। बच्चों, अब हम बात करते हैं ज्वार भाटा के प्रकार की। ज्वार भाटाओं को दो आधारों पर बांटा जा सकता है, आवृत्ति के आधार पर और सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी की स्थिति के आधार पर। पहला है आवृत्ति के आधार पर, यानी कि 24 घंटे में ज्वार भाटा आने की बारंबारता या फ्रीक्वेंसी के आधार पर। इस आधार पर ज्वार भाटा को 3 भागों में बांटा जाता है: दैनिक ज्वार, अर्धदैनिक ज्वार और मिश्रित ज्वार। सबसे पहले है दैनिक ज्वार। किसी स्थान पर 24 घंटे में एक ज्वार और एक भाटा को दैनिक ज्वार भाटा कहते हैं। ये ज्वार चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आता है और ये हर दिन 52 मिनट की देरी से आता है। इसमें ज्वार और भाटा की ऊंचाई और निचाई समान होती है। दूसरा है अर्धदैनिक ज्वार। किसी स्थान पर दिन में 2 बार आने वाले ज्वार को अर्धदैनिक ज्वार कहते हैं। प्रत्येक ज्वार 12 घंटे 26 मिनट के बाद आता है। इस ज्वार के पीछे गुरुत्वाकर्षण बल और अपकेंद्रीय बल दोनों काम करते हैं। इसमें भी ज्वार और भाटा की ऊंचाई और निचाई समान होती है। तीसरा है मिश्रित ज्वार। किसी स्थान में आने वाले असमान अर्धदैनिक ज्वार को मिश्रित ज्वार कहते हैं, यानी कि दिन में 2 बार ज्वार तो आते हैं, लेकिन एक ज्वार की ऊंचाई दूसरे ज्वार की अपेक्षा कम होती है और एक भाटा की निचाई भी दूसरे से कम होती है। इस तरह के ज्वार उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट और प्रशांत महासागर के बहुत से द्वीपों पर आते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे वर्गीकरण की, जो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति पर आधारित है। चंद्रमा अपनी धुरी पर चक्कर लगाता हुआ पृथ्वी की परिक्रमा करता है और पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। इस दौरान पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच कई प्रकार की स्थितियां पैदा होती हैं। इस आधार पर ज्वार को 4 भागों में बांटा जाता है: बृहत ज्वार, निम्न ज्वार, अपभू और उपभू ज्वार, उपसौर तथा अपसौर ज्वार। तो पहला है बृहत ज्वार। जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक सरल रेखा में होते हैं तो इस स्थिति को युति वियुति या सिजगी कहते हैं, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। इस स्थिति में सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण बल मिलकर काम करता है, जिससे उच्च ज्वार का अनुभव किया जाता है। सिजगी की स्थिति 2 तरह से बनती है। जब सूर्य और चंद्रमा दोनों पृथ्वी के एक ओर होते हैं तो उसे युति या कंजक्शन या सूर्य ग्रहण की स्थिति कहते हैं। ये स्थिति महीने में 1 बार अमावस्या को होती है। इसी प्रकार सूर्य तथा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के एक ओर लगता है, जिससे उच्च ज्वार का अनुभव किया जाता है। इसे इस चित्र से समझा जा सकता है। दूसरी स्थिति वियुति या अपोजिशन की होती है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी की स्थिति होती है तो इसे वियुति या अपोजिशन की स्थिति कहते हैं। इस समय भी सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्ति पृथ्वी पर एक सीधी रेखा के रूप में लगती है, जिससे पृथ्वी के दोनों ओर उच्च ज्वार का अनुभव किया जाता है। यह स्थिति पूर्णमासी को होती है। इस चित्र में पूर्णमासी की स्थिति दिखाई गई है। इस ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% अधिक होती है। दीर्घ ज्वार के समय भाटा की निचाई भी सबसे अधिक होती है। दूसरा है निम्न ज्वार। सामान्यतः वृहत ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच 7 दिन का अंतर होता है। इस समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी समकोण की स्थिति में होते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, यानी कि ये मिलकर समकोण बनाते हैं, जिसके कारण सूर्य तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। इसलिए सामान्य ज्वार से भी नीचा ज्वार आता है। इसे ही निम्न ज्वार या लघु ज्वार कहा जाता है। यह सामान्य ज्वार से
20% नीचे होता है। इस समय भाटा की निचाई भी सामान्य भाटा से कम होती है, जिसके कारण ज्वार और भाटा की जल की ऊंचाई में बहुत कम अंतर रह जाता है। अब है अपभू और उपभू ज्वार। चंद्रमा अपने अंडाकार या इलिप्टिकल कक्ष के सहारे पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ऐसी स्थिति में चंद्रमा कभी तो पृथ्वी के बिल्कुल समीप तो कभी इससे दूर होता है। इस चित्र में अपभू और उपभू की स्थितियां दिखाई गई हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम होता है तो उसे उपभू की स्थिति या पेरिजी कहते हैं। इसी समय चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। यह सामान्य से 15 से 20% तक बड़ा होता है, लेकिन इसके 2 हफ्ते बाद जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है तो इसे अपभू की स्थिति या अपोजी कहते हैं। इस समय चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम होता है, जिसके कारण लघु ज्वार उत्पन्न होता है। यह सामान्य से 20% छोटा होता है। इसी प्रकार सूर्य तथा पृथ्वी के बीच परिक्रमण दूरी का भी प्रभाव ज्वार पर पड़ता है, जिसे अपसौर तथा उपसौर ज्वार के नाम से जाना जाता है। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, इसे अपसौर कहा जाता है। इस स्थिति में ज्वार के क्रम औसत से थोड़ा नीचे होते हैं। इसी प्रकार 3 जनवरी को जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है, उपसौर की स्थिति होती है, तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल अपेक्षाकृत अधिक होता है। इस समय ज्वार सामान्य से थोड़े अधिक होते हैं, जिसे उपसौर ज्वार कहा जाता है। बच्चों, अभी तक हमने चर्चा की ज्वार भाटा और उनके प्रकार की। अब हमें जानना जरूरी है कि ज्वार भाटा का हमारे दैनिक जीवन में और पर्यावरण के लिए क्या महत्व है। ज्वार भाटा मछुआरों और नौ संचालन में सहायक होता है। उच्च ज्वार के समय जब समुद्र तल ऊपर उठ जाता है, ऐसे समय में भारी जहाज बंदरगाहों तक आसानी से सुरक्षित पहुंच जाते हैं। दूसरा महत्व है ये तटीय क्षेत्रों में और ज्वार नदमुखों के पास, जहां तलछट अधिक मात्रा में जमा हो जाती है, अपने साथ बहा कर ले जाते हैं। इसे डीसिल्टेशन भी कहा जाता है। ये तटीय क्षेत्रों में प्रदूषण को भी कम करते हैं और तटीय क्षेत्रों में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखते हैं। ज्वार भाटा का उपयोग ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन में भी किया जाता है। विश्व के कुछ देशों जैसे कनाडा, फ्रांस, रूस और चीन में इस प्रकार के सफल प्रयोग किए गए हैं। भारत में कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी में ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन की आदर्श दशाएं पाई जाती हैं। 3 मेगावाट का एक विद्युत संयंत्र पश्चिम बंगाल में सुंदरवन के दुर्गादुआनी में भी लगाया गया है। तो बच्चों, आज हमने महासागरीय जल संचलन पाठ के पहले भाग में तरंगों की विशेषताएं और उनकी उत्पत्ति, ज्वार भाटा की उत्पत्ति और उनके बारे में पढ़ा। इसके अगले भाग में हम महासागरीय धाराओं, उनके प्रकार और स्थिति के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही ये जानने का प्रयास करेंगे कि महासागरीय धाराएं हमारे जलवायु और दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव डालती हैं। धन्यवाद।